16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। मैदान के बीचों बीच एक मेज रखी हुई थी। इसके बाईं तरफ पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल खान नियाजी और दाहिनी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए थे। शाम को ठीक 4:55 पर जनरल नियाजी के सामने सरेंडर के दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन अफरा तफरी के माहौल में जनरल नियाजी अपनी कलम रखना भूल गए थे। उस समय ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता सुरजीत सेन टेबल के नीचे अपना रिकॉर्डर लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने जनरल नियाजी के असमंजस को भांप लिया और अपनी कलम उनकी तरफ बढ़ा दी। जनरल नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए और अपनी .38 बोर की वेबले स्कॉट रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा की तरफ बढ़ा दी। इस समय उनकी आंखों में नमी साफ देखी जा सकती थी। यह पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद 92,000 सैनिकों का सरेंडर था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। भारतीय सेना की इस फतेह की याददाश्त के तौर पे पूरा देश हर साल दिसंबर की 16वीं तारीख को विजय दिवस मनाता है। लेकिन इतिहास में एक ऐब है, वो सिर्फ विजेताओं की कहानी दर्ज करता है। हारे हुए लोगों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। जनरल नियाजी को इतिहास ए जनरल हु सरेंडर्ड के तौर पे याद रखता है। लेकिन आज हम आपको हारे हुए पक्ष की कहानी सुनाएंगे। कभी अपनी बहादुरी के लिए टाइगर नियाजी का खिताब हासिल करने वाले जनरल को इतने शर्मनाक तरीके से सरेंडर क्यों करना पड़ा? इस युद्ध में अपनी आधी आबादी को और नक्शे का 40% हिस्सा गंवा देने वाले पाकिस्तान ने अपनी इस हार को किस तरीके से लिया? क्या हुआ उस हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की हार की समीक्षा के लिए बनाया था? आखिर इस कमीशन की सारी प्रतियां जला क्यों दी गई? कैसे हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट किसी जिन्न की तरह वापस प्रकट हुई? सब बताएंगे, सारी कहानी सुनाएंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। साल 1944 दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। बर्मा को रोंदने के बाद जापानी बूटों की धमक कोहिमा में सुनाई दे रही थी। 4 अप्रैल 1944 को 4/7 राजपूत को जिम्मेदारी दी गई कि वो बर्मा के शहर मेंगडो और बुथिदोंग को जोड़ने वाली रेलवे टनल पर कब्जा कर लें। 4/7 राजपूत की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहा था एक नौजवान पठान लेफ्टिनेंट ने रात के अंधेरे में सरप्राइज अटैक किया और टनल से जापानियों को पीछे खदेड़ दिया। उसकी कंपनी यहीं रुकी नहीं, टनल के आगे .551 नाम की एक पहाड़ी चोटी पर भी कब्जा कर लिया। यह चोटी पूरे रेलवे ट्रैक को एक स्ट्रेटजिक ओवरव्यू देती थी। चार्ली कंपनी को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट का नाम था आमिर अब्दुल खान नियाजी। इस मोर्चे को फतेह करने के बाद पलटन ने उसे नया नाम दिया, टाइगर नियाजी। नियाजी ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी शुरुआत एक सिपाही के तौर पर की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के तौर पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बेंगलोर से ट्रेनिंग हासिल की थी। वो 1942 में 4/7 राजपूत में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर उन्होंने जबरदस्त बहादुरी और सैनिक कौशल का परिचय दिया था। उनकी बहादुरी को देख के ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 14वीं आर्मी को कमांड कर रहे जनरल विलियम स्लिम ने उनका नाम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर के लिए भेजा था, लेकिन निचली रैंक का अफसर होने की वजह से उन्हें यह अवार्ड नहीं मिल पाया। आज़ादी के बाद नियाजी ने बतौर मेजर पाकिस्तानी आर्मी की पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की 14 पैरा ब्रिगेड और 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया। बैटल ऑफ चाविंड में पाकिस्तानी सेना की कमान नियाजी के हाथ में थी। इस युद्ध में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें हिलाल ज़ुर्रत नाम का एक गैलेंट्री अवार्ड भी मिला, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। हम आपको ये कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि नियाजी एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे। मार्च 1971 जनरल टिक्का खान के निर्देश पर तब के पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में स्थानीय बंगाली आबादी के ऊपर क्रूरतम अत्याचार हो रहे थे। जनरल टिक्का खान ने लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर शेर खान को पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे ऑपरेशन को लीड करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद 2 और जर्नलों के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। आखिर में जनरल नियाजी इसके लिए तैयार हुए। वो पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याया खान के करीबी भी थे। स्टाफ कॉलेज क्वेटा में याया नियाजी के इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे। नियाजी अप्रैल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश पहुंचे। अगस्त के आसपास जनरल नियाजी को यह समझ में आ चुका था कि भारत का पूर्वी पाकिस्तान पर हमला होना निश्चित है, लेकिन भारत ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस बंद कर दिया था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तानी फौज की सप्लाई लाइन पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बिना किसी उकसावे के
भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया। इसके बाद भारतीय ऑफेंसिव शुरू हुआ और 11 दिन के बाद नियाज़ी ने खुद को ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर करते हुए पाया। पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप इस हार को पचा नहीं पा रही थी। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिसंबर 1971 में घोषणा की कि वो पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। 26 दिसंबर 1971 को जस्टिस हमीदुर रहमान के नेतृत्व में वॉर इंक्वायरी कमीशन बैठा। यहाँ खास बात यह थी कि जस्टिस रहमान खुद एक बंगाली मुस्लिम थे। उन्होंने 213 लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें याया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब्दुल हमीद खान सहित कई बड़े नाम शामिल थे। इस कमीशन ने जुलाई 1972 में अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में ढाका में जो यूनिवर्सिटी में जो कत्लेआम हुआ था और दूसरी जगहों पे जो पाकिस्तानी आर्मी ने कत्लेआम किया था उनका जिक्र था, उन नरसंहारों के बारे में लिखा गया था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जस्टिस रहमान को एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। अक्टूबर 1974 में जस्टिस रहमान ने अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट की। भुट्टो ने इस रिपोर्ट को क्लासिफाइड कैटेगरी में डाल दिया, मतलब खुफिया कैटेगरी में डाल दिया, आम जनता इसको नहीं पढ़ सकती थी। इसके बाद यह रिपोर्ट सब जगह से गायब हो गई। कहा गया कि रिपोर्ट की सभी 2000 प्रतियों को जला दिया गया। 1980 के आसपास कयास लगाए गए कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी रावलपिंडी के जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में पड़ी हुई है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अगस्त 2000 में पाकिस्तानी अखबार डॉन और भारतीय मैगजीन इंडिया टुडे ने इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से प्रकाशित किए। कहा गया कि ये रिपोर्ट लीक हो गई है। फिलहाल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा लिखा क्या गया था। तो आइए उस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 5 चैप्टर हैं। इसमें तीसरे चैप्टर का शीर्षक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्टेन सीनियर आर्मी कमांडर्स। इसमें कुल 6 आर्मी ऑफिसर्स की भूमिका की समीक्षा की गई है। इस रिपोर्ट में सबसे सख्त टिप्पणी पूर्वी मोर्चे पे पाकिस्तानी सेना को कमान करने वाले जनरल नियाज़ी के बारे में है। कहा गया कि उन्होंने शर्मनाक तरीके से प्री मैच्योर सरेंडर किया, जबकि उनके पास लड़ने के लिए असलहा और सैनिक मौजूद थे। कमीशन ने लिखा, जैसा कि जनरल नियाज़ी ने खुद बताया कि दुश्मन को ढाका पर हमले की तैयारी करने में 7 दिन का वक्त लगता और ढाका की सुरक्षा को भेदने में भी कम से कम 7 और दिन लगते। इसके बावजूद उन्होंने शर्मनाक तरीके से प्रीमेच्योर सरेंडर कर दिया। इसके अलावा कमीशन ने नियाज़ी पर आरोप लगाए कि उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर के हुक्म के बावजूद कोई भी डिफेंसिव रणनीति तैयार नहीं की थी। उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स को गलत और उकसाने वाली रिपोर्ट दी ताकि उन्हें सरेंडर करने की इजाज़त मिल जाए। इसके अलावा इस कमीशन ने तत्कालीन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याया खान को शराबी और औरतबाज करार दिया। कमिश्नर ने कहा कि याया खान के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन क्या याया खान और जनरल नियाज़ी के ऊपर कभी कोर्ट मार्शल हुआ? जवाब है नहीं। याया खान की मौत 1980 में हो गई। नियाज़ी 2004 तक जिंदा रहे। सेना से निकल जाने के बाद में वो राजनीति में आए। उन्होंने भुट्टो के खिलाफ बने पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद में हिस्सा लिया। 1998 में उन्होंने द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। 2004 में वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। यह थी जनरल नियाज़ी की कहानी, जिन्होंने 92,000 सैनिकों के साथ में भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। आज हम भारतीय सेना की फतेह को विजय दिवस के तौर पर याद रखते हैं। न्यूज़ पिंच भारत के उन 3,843 बहादुर जवानों और अफसरों को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने अपना खून देके देश के लिए ये ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपके लिए वीडियो शूट किया था हमारे साथी मोहित ने। मेरा नाम है विनय सुल्तान। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।